अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अब मल्टीप्लिकेशन के केसेस समझेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से केसेस आते हैं फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रल पार्ट। यानी इंटीग्रल पार्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एक्सपोनेंट इनटू एक्सपोनेंट का केस हो, यानी ये भी आपके पास बन सकता है। मे बी कि आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक का केस हो, मे बी आपके पास एक्सपोनेंट इनटू अलजेब्राइक फॉर्म का केस हो, मे बी आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू एक्सपोनेंट लिखने का मतलब वो ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो ये वाले केस को कवर कर लेगा। तो या तो आपके पास केस होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर आपके पास केस होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू अलजेब्राइक का। ठीक है, और लास्ट केस में भी आपके पास होगा कुछ इस तरह, अलजेब्राइक इनटू अलजेब्राइक का। तो आप देख सकते हैं इसमें कि एक्सपोनेंट इनटू एक्सपोनेंट का मतलब तो ये है कि सिंपल एक्सपोनेंशियल केस ही है, यानी ये तो बिल्कुल बेसिक केस है ना। एक्सपोनेंट ऑफ 2x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 3x क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5x हो जाएगा। तो ये तो बड़ा बेसिक सा केस है। इस केस में तो हमें वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं आती। इन दो केसेस की बात की जाए तो इन दो केसेस को हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमें अप्लाई करना होगा। आज हम बेसिकली इन दो केसेस को स्टडी करेंगे और इसमें हमें अप्लाई करना होगा शिफ्ट थ्योरम को। थोड़ा सा शायद आप लोग रिकॉल करिएगा शिफ्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को, मैं भी रिकॉल करा दूंगा। अच्छा, अलजेब्राइक इनटू अलजेब्राइक की अगर हम बात करें तो ये भी सिंपल अलजेब्राइक ही होगा ना, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अगर किया जाए तो आपके पास एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा, यानी सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म बन जाएगी। तो सिंपल अलजेब्राइक फॉर्म के केसेस तो हम देख चुके हैं, इसको अब हम फर्दर दोबारा मल्टीप्लिकेशन में नहीं देखेंगे। जबकि इस केस की अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो इसमें आपको इनिशियली तो फॉर्मूला यूज़ करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट एज सम रूल। थोड़ा सा याद कीजिएगा, ये 4 फॉर्मूले हुआ करते थे। यानी अगर हम साइन और कॉस के हवाले से बात करते हैं तो साइन इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, यानी ये जो 4 फॉर्मूले थे आपके पास, वो आपको स्टडी करने होंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है प्रोडक्ट एज सम रूल के मुताबिक, और उसके मुताबिक आपको जो है वो ये एग्जांपल सॉल्व करनी होगी। अच्छा, मैं बता दूं कि ये 2 एग्जांपल्स मैं, यानी इन दोनों केसेस को मैं से सॉल्व करवाऊँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक आप ख़ुद से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब प्रोडक्ट एज सम रूल के मुताबिक अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक को सम के अंदर, यानी मल्टीप्लिकेशन को सम में ब्रेक कर चुके होंगे, तो इसका मतलब आपके पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, तो ये तो वो एडिशन वाले केसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया ना आपने इसको। बस फॉर्मूला, ये वाले 4 फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, नेट पे अवेलेबल हैं, जहाँ से चाहे आप देखें। अगर हो सका तो मैं भी इसको जो है वो शेयर कर दूंगा प्रोडक्ट एज सम रूल वाले फार्मूला को। तो ये केस जो है वो थोड़ा सा आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी केसेस जो है वो मैं कराऊंगा, जिसमें से ये 2 केस मैंने बता दिए मैं कराऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू अलजेब्राइक ये थोड़ा सा लेंदी केस है और इसको हम सबसे आखिरी में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लेंदी केस आपके पास ये है कि इसके अंदर किस तरीके से वर्किंग करनी है। ऑल्दो के इस केस को भी हम इन दोनों केसेस में से किसी एक केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन दोनों में से क्या, बल्कि सिर्फ इस वाले केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल काम थोड़ा सा लेंदी होगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहे इसको रिज़ॉल्व करें। अच्छा, इसके अलावा भी और भी कुछ तरीके ये हैं कि मे बी कि आप एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक को भी एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसके पीछे असल में दो फॉर्मूले आप लोग को अगर थोड़े से रिकॉल करें, याद आ जाएं कि आपको अगर साइन एक्स का एक्सपोनेंशियल फार्मूला क्या था, तो वो अगर आप यूज़ कर लें, यानी कुछ ये था ना आपके पास, साइन एक्स जो है वो आपके पास हुआ करता है एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स माइनस, हाँ बिल्कुल माइनस होता था, माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाय 2 आयोटा।
तो अब होगा क्या कि जब आपने फ़र्ज़ करें एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक वाला केस है और उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन है, साइन को अगर आपने इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया तो अच्छा यहाँ पे इसको जनरलाइज़ कर लें कि अगर ए एक्स हो तो ए आयोटा एक्स और ए आयोटा माइनस ए आयोटा एक्स हो जाएगा। तो होगा क्या कि ये फिर एक्सपोनेंट का केस रह जाएगा खाली, यानी एक्सपोनेंट इंटू एक्सपोनेंट वाला केस रह जाएगा, यानी सिंपल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ऑल दो कि आपके पास आयोटा के अंदर रिज़ल्ट आ रहे होंगे सारे, तो आयोटा की केसेस को रिजॉल्व करना वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आपको इस तरह कुछ इसकी शॉर्टकट यूज़ करनी है। तो इसी तरह से कॉस का भी फॉर्मूला था आपके पास, कॉस एक्स का फॉर्मूला आपके पास था एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा एक्स प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर जनरलाइज़ करें तो ए आयोटा एक्स आयोटा ए एक्स कह लूँ या ए आयोटा एक्स कह लूँ, बात एक ही, डिवाइड बाय 2 आपके पास ऐसे ही रहेगा। तो ये कॉस और साइन के फॉर्मूले थे जो कि आप यानी सेकंड केस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको भी ये कन्वर्ट किस में कर सकता है, एक्सपोनेंशियल इंटू एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकता है। ऑल्दो कि मैं फ़िलहाल ये दोनों फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो जैसे चाहे सॉल्व करें, आप चाहें तो और भी बहुत सारे फार्मूलाएँ हैं, आप उस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है वो अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली के आयोटा को किस तरह से डील करना है और बाकी चीज़ों को किस तरह से डील करना है। तो कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो आपके पास है कुछ इस तरह से कि डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब, दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 4y इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू कॉस एक्स। देखिए इंटीग्रल में जिस तरह बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता था ना, उसी तरीके से आपको जो है वो यहाँ पे कुछ वर्किंग करनी होगी। अच्छा, इसकी वर्किंग के लिए अगेन मैं बता दूँ, जैसे कि आपको जब इसकी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको डी क्यूब माइनस 2d प्लस 4 टाइम्स y इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू कॉस एक्स। नाउ फॉर वाई सी अगर याद करें, वाई सी का ताल्लुक तो राइट हैंड साइड से है ही नहीं ना, वाई सी का ताल्लुक तो इस चीज़ से है कि डी क्यूब माइनस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0 ये आ गया। तो अब आपको इसके रूट इवैल्यूएट करना है और वाई सी लिखना है। तो ये वाली वर्किंग अब हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, ये आप खुद से, यानी मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, अब आप ये इसको खुद से रिजॉल्व कीजिएगा। तो बहरहाल अब अगर हम देखें वाई पी के लिए वर्किंग, वाई पी की असल वर्किंग जो है वो हमें समझनी है। तो वाई पी की वर्किंग में क्या होगा कि वाई पी की एक्सप्रेशन कुछ ये बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 2d प्लस 4 अप्लाइज ऑन एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू कॉस एक्स। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि हम इन दो केसेस के अंदर शिफ्ट थ्योरम वो अप्लाई करेंगे। तो शिफ्ट थ्योरम की स्टेटमेंट याद करें। देखें हमने पहले शिफ्ट थ्योरम यूज़ किया था जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, लेकिन शिफ्ट थ्योरम की स्टेटमेंट में तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना। हमने कहा था वहाँ पर when denominator equals to 0 after the replacement of d by coefficient of exponent, then we will use shift theorem। ख़त्म हो गई थी बात, जिसमें हमने कहा था which states that कि शिफ्ट थ्योरम ये कहता है कि वी विल टेक एक्सपोनेंट आउट ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड वी विल हैव टू रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए, यानी एक्सपोनेंट को आप इंटीग्रल पार्ट से बाहर निकाल सकते हैं अगर डी को रिप्लेस कर दें डी प्लस ए से। ये तो शिफ्ट थ्योरम की स्टेटमेंट थी, लेकिन ऊपर हमने क्या कहा था कि हम इस शिफ्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को जब यूज़ करेंगे जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अब हम दोबारा कह रहे हैं कि इस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कि हम अगर एक्सपोनेंट को इंटीग्रल पार्ट से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, d को रिप्लेस करना होगा d प्लस a से। a की वैल्यू यहाँ क्या है, एक्सपोनेंट का कोफिशिएंट यानी 1, तो d प्लस 1 से हमें रिप्लेस करना है बेसिकली। तो अगर मैं d प्लस 1 से रिप्लेस कर लूँ तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा d प्लस 1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू डी प्लस 1 प्लस 4 अप्लाइज ऑन कॉस एक्स। नाउ ये केस किसका रह गया आप खाली, यानी ये पूरा पार्ट अब आपको अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक पे,
यानी एक्सपोनेंट तो बाहर निकल गया ना, अब इसके इंटीग्रल पार्ट से तो बाहर निकल गया, तो एक्सपोनेंट तो खाली अब प्रोडक्ट में चलता रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर सिंपल आपको अप्लाई करना है, यानी यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर लें a+b² का, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब d² को रिप्लेस करना होगा, d² को रिप्लेस करेंगे तो जो भी है, जो सिनेरियो बनता है अब आप लोग खुद से देखें इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपकी इसमें प्रैक्टिस भी होगी, कुछ चीज़ें समझने को भी आएंगी, आप समझने को भी मिलेंगी आपको किस तरीके से रिप्लेसमेंट होती है। d³, हाँ जैसे इस टर्म के अंदर जैसे डिनोमिनेटर में आएगा, एक और बता देता हूँ चलें, d³ + 3d² + 3d + 1, ये इसकी एक्सपेंशन होगी टोटल ना। यहाँ पे हो जाएगा -2d - 2 + 4, ठीक है। दैट विल अप्लाइज ऑन cos x। तो d² तो ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन d³ के अंदर क्या करेंगे, d³ में आपको करना होगा d² × d स्प्लिट, और फिर उसके बाद d² को रिप्लेस कर दें, d को छोड़ दें ऐसी, जिस तरह हम पहले काम करते हुए आए, 2 फैक्टर में से एक फैक्टर को आप रिप्लेस कर दिया करते थे। तो d² × d का फैक्टर जो इस d³ के अंदर बनेगा उसमें d² को रिप्लेस कर दें, d ऐसे ही रह जाएगा, d जो रह जाएगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, जो भी आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो आप खुद देखें कि अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता तो रिप्लेसमेंट क्या होती है, डिनोमिनेटर में 0 होता है तो क्या रिप्लेसमेंट होती हैं। ये सारे केसेस अब आप लोग पहले देख चुके हैं, वो खुद ही से अब आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट के अंदर वही चीज़ होगी, थोड़ा देखें। अगर मैंने जैसे कहा था कि हम अगले जितने भी केसेस पढ़ेंगे उसमें शायद एक लाइन ऐसी होगी जो कि न्यू होगी, उसके अलावा सब वही काम है जो पहले करते हुए आए, हर केस में वही काम कर रहे हैं। तो देखिए इसमें न्यू क्या था, खाली ये वाला पार्ट कि अगर प्रोडक्ट आ जाए तो एक्सपोनेंट को बाहर निकालना है शिफ्ट थ्योरम के मुताबिक। अब सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रह गया, तो अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक पे अप्लाई करना तो हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब हम कोई नया काम नहीं सीख रहे, यहाँ पे जो कुछ भी, इसीलिए मैंने नया काम नहीं है तो इसलिए डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, ताकि वीडियो भी छोटी रहे और आप लोग की अपनी प्रैक्टिस भी वो अच्छी रहे। वीडियो छोटी रहने से मुझे ये फ़ायदा होगा ना कि जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो बहरहाल नेक्स्ट केस देखते हैं। लेट सपोज़ कि अगर आपके पास हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन d² - 8d + 15 दैट इज़ अप्लाइज ऑन y इक्वल्स टू 9 टाइम x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x। अच्छा, कहीं से आप अगर नेट पे वीडियोज़ वगैरह देख रहे हों, कहीं पे आप नेट पे प्रीवियस पेपर्स अगर पिक कर रहे हो कहीं के किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के, तो आप अक्सर देखेंगे ये कि ये एग्जांपल बहुत आपको दिखने को मिलेगी। सेम ये एग्जांपल यानी x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x, ये वाली एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। और अगर हमें इस पे कह दिया जाए कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ सब्जेक्टेड टू, 2 कंडीशंस भी दे दी जाएँ इसकी, y of 0 इक्वल्स टू 5 एंड y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 10, यानी ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन आपको अगर दे दी जाए यहाँ पर, तो इनिशियल वैल्यू कंडीशन का काम क्या है, पहले तो आप yc वैल्यूएट करेंगे, फिर yp वैल्यूएट करेंगे, yp वैल्यूएट करने के बाद दोनों को ऐड करा के लिखेंगे yc + yp, और फिर ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हम पहले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करने से होगा क्या कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और उन वैल्यूज़ की वजह से आपका जो जनरल सोल्यूशन है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा, जब भी ये लिख दिया जाए कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज सब्जेक्टेड टू दीज कंडीशन, और कोई भी कंडीशन उसकी दी जा रही हो, तो रिमेंबर दैट कि फाइनल सोल्यूशन मस्ट बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन, नॉट द जनरल सोल्यूशन नाउ। यानी जनरल सोल्यूशन अगर आप देते हैं तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सब्जेक्टेड टू सम कंडीशंस। जब कंडीशंस पे सब्जेक्ट हो रही है तो दैट मीन्स यू हैव टू इवैल्यूएट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन तक तो आपको सॉल्व करना होगा, यानी ये इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा। वैसे तो हो सकता है आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाए किसी भी एग्जामिनेशन में सोल्यूशन करते हुए, लेकिन उस पूरी चीज़ को इनकम्प्लीट नहीं, उसको तो समझा ही जाएगा कि आपको आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किसी इनिशियल वैल्यू कंडीशन पे सब्जेक्टेड हो तो आप फाइनल सोल्यूशन किस तरह इवैल्यूएट करते हैं उसका। तो बहरहाल इसमें बी केयरफुल कि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन तक की वर्किंग करनी है। तो बहरहाल थोड़ा सा जो है वो मैं इसमें भी गाइड कर देता हूँ आप लोगों को क्या करना है। फॉर yc के लिए क्या किया जाएगा, अगेन वही चीज़, d² - 8d + 15 इक्वल टू 0 आप ये कंसिडर करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। 2 रूट आएंगे आपके पास, 2 रूट आएंगे तो yc आप लोग लिख लेंगे, बहुत सारे केसेस के अंदर देख चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पे मैं दोबारा से नहीं लिखवा रहा। फॉर yp आपके पास क्या होगा, yp के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगी
1 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि कांस्टेंट है इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x पे अप्लाई होगा बेसिकली, और डिवाइड में आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15। तो अगेन हमें क्या करना है, हमें जो है वो एक्सपोनेंट को इंटीग्रल पार्ट से बाहर निकालना है। तो 9 तो यानी इंटीग्रल पार्ट से बाहर है ही कांस्टेंट होने की वजह से, लेकिन एक्सपोनेंट को बाहर किस तरह निकालेंगे, एक्सपोनेंट को निकालने के लिए शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे। यानी d को अगर हम रिप्लेस कर दें d प्लस 2 से, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो अगर हम ये काम कर रहे हैं रिप्लेस d बाय d प्लस 2, तो होगा क्या कि एक्सपोनेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रल पार्ट, सो यू विल हैव 9 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x, and now the integral part remains as d plus 2 whole square minus 8 into d plus 2 plus 15 applies on x only। ठीक है, अब क्या रह गया ये खाली, अगर आप गौर करें ये तो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्राइक वाला केस रह गया, यानी जो आपने केसेस के अंदर वाई के केसेस में पढ़ा था अलजेब्राइक वाला पार्ट, तो ये सिर्फ अलजेब्राइक वाला केस रह गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आपके एक लेंदी एक्सप्रेशन आएगी, तो मैं जहाँ तक बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे वहाँ तक जो है वो एटलीस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से फिर कंप्लीट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 8d माइनस 16 प्लस 15 अप्लाइज ऑन x, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स कुछ ये मिस्टेक करते हैं कि एक दफ़ा शिफ्ट थ्योरम लगा दिया, एक्सपोनेंट को बाहर निकाल दिया इंटीग्रल पार्ट से, अब दोबारा क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करके लिखते हुए आ रहे थे, तो अब अगेन क्या करते हैं, दोबारा अंदर लिख देते हैं। तो भाई शिफ्ट थ्योरम लग चुका है ना यहाँ पे, अब दोबारा अंदर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है वो हम इंटीग्रल पार्ट से इसको हमेशा बाहर ही रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। बहरहाल आपके पास ये रह गया डी स्क्वायर minus 8d plus 4d becomes minus 4d, minus 16 plus 15 becomes minus 1 and plus 4 becomes plus 3 applies on x। क्या करेंगे, 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन सकता है कुछ इस तरह से 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइड बाई 3 अप्लाइज ऑन x। तो 3 को कैंसिलेशन करा दें यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 2x, और इस वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर में ले आएंगे 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइड बाई 3 पावर -1 अप्लाइज ऑन x। अब आगे जो है वो आपको वर्किंग खुद ही करनी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सब चीज़ें यहाँ पर आपको मालूम है। एक्सपेंशन के भी केसेस हमने 1 या 2 केसेस तो पहले भी देख चुके हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपको देखें एक्सपेंशन के केसेस में किस तरह से वर्किंग हमने की थी और रिज़ल्ट किस तरह से आपके पास आया था। दैट्स ऑल। ये हमने समझे 2 केसेस मल्टीप्लिकेशन के हमने वो कंप्लीट कर लिए। एक केस जो कि मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, वो आप लोगों को खुद से करना है। बाकी जो नेक्स्ट केस है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटू अलजेब्राइक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।